हाँ तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भाई हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। और जब भी कभी हमारे पास दो लाइन होंगी, जब भी कभी हमारे पास क्या होंगी? दो लाइन। तो ग्राफ तीन टाइप से बनता है। या तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। ये लाइन कैसी होती है? पैरेलल। ये लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा और दे रहा हूं ग्राफ वाला, जरा करना और मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा। सिर्फ एक। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus y equals to 0. Draw the graph of x minus y equals to 0 and x plus y equals to 4. Draw the graph of x minus y is equal to 0 and x plus y is equal to 4 and sketch the region bounded by these lines and x axis। ये क्वेश्चन समझ गए? बात समझ में आ गई क्या? आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद एक शेप बनेगी जो इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में बनेगी, उसको स्केच करना है, मतलब शेड करना है। स्केच मतलब शेड करो, सॉरी बेटा मेरी इंग्लिश ऐसे ही है। एंड शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। करो। अब मेरे से मैच करना है यार। सॉल्यूशन क्या था यार? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। चलो बनाते हैं एक बार। मैंने पहले आपको लाइन दी थी क्या? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसका ग्राफ शेड करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y। सही है? बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? एक बार x को 0 पुट कर देते हैं। ऐसे करते थे, x को 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा? 0। सबको पता है x को 0 पुट करा तो 0 आ जाएगा। 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अच्छा, अगली बार मैंने क्या किया? मैंने पुट कर दिया x को 2। x को 2 पुट कर दिया तो क्या होगा? 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो y की वैल्यू 2। ये बात समझ में आ गई? इसके दो पॉइंट समझ में आ गए? आ गए। अगली लाइन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये लाइन थी। इसमें मैंने क्या किया? ये लिया x, ये लिया y। अच्छा, मैंने क्या किया? एक बार x को 0 पुट कर दिया। x को 0, जब x को 0 पुट किया तो y कितना आएगा? 4। सबको दिख रहा है? अगली बार मैंने क्या किया? y को 0 पुट कर दिया। जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसके जो दो पॉइंट आए वो आए 0,0 एंड 2,2। इसके जो दो पॉइंट आए वो क्या है? 0,4 एंड 4,0। बात समझ में आ गई? ये इसके पॉइंट्स आ गए। अब जरा सुनना, इसका कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं। x y समझ गए? तो ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या था? 0,0। यार 0,0 यहां पर है, समझ गए? अगला पॉइंट 2,2। अच्छा, मैं प्लॉट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है? अगला पॉइंट था 2,2। तो 2,2 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो ये लाइन बन गई, ये वाली। तो ये लाइन हमारी बन गई।
x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। समझ गए? अच्छा, अगली इस लाइन की बात करते हैं, 0,4, 0,4 ये रहा, और अगला क्या था 4,0, 4,0 ये रहा। समझ गए? इनको प्लॉट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा लाइन, मान लो 4,0 यहां पर है। समझ गए? तो ये लाइन कुछ जाएगी ऐसे। हाँ, मेरी थोड़ी हवा चल गई है, समझ जाना, बट ये ऐसे बनेगी। ये लाइन कौन सी बन गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम सही बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनना क्या, ये पॉइंट तुम्हारा क्या था, 2,2 था। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला था? एक तो ग्राफ ड्रॉ करना था, दूसरी बात क्या बोली थी, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। उसको शेड करो जो इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो कौन सा वाला है? ये वाला पार्टी तो आ रहा है, इसको शेड कर दो। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। बात समझ में आई? या कभी कभी ये पूछ लेगा, बताओ इससे फिगर कैसे बन रही है, तो क्या बन रही है? ट्रायंगल। कभी कभी ये पूछ लेगा कि जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके वर्टिसेस बताओ, तो देख सकते हो ये क्या हो गया 0,0, ये क्या हो गया 2,2, ये क्या हो गया 4,0। बस ग्राफ ढंग से बनाना चाहिए। कभी कभार एक चीज और पूछ लेगा कि इसका एरिया बता दो। क्या बता दो? इसका एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो ध्यान से देखो, ये कितना है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट हो गया। तो बेस कितना हो गया? 4 यूनिट। समझ गए? अब हाइट देखो, जैसे ये है, तो ये हाइट देखने कहां से? यहां पे ना पॉइंट, यहां पे आ जाओ, दिख गया? तो ये हाइट कितनी आ गई? 1 और 2। हाइट कितने यूनिट है? 2। हाइट है 2 यूनिट, बेस था 4 यूनिट, हाइट थी 2 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस। बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया आ गया। बात समझ में आ गई? ये इसका एरिया आ गया कितना? 4 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? तो ये मैंने कहा, ये क्वेश्चन सिर्फ कराने का मकसद ये था, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो बस क्या करना है, ऐसे शेप बना देना, या तो वर्टिसेस पूछता है, या शेड करने के लिए बोलेगा, या इसका एरिया बोलेगा, तो एरिया ऐसे निकालेंगे। हाँ बोल वैभव, क्या क्या? हाँ। अच्छा, 3 और 3 लेंगे ट्रायंगल नहीं बनेगा? वैभव का कहना है सर मैं अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू लूं ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो भाई 3,3 वैभव यहां पर आ जाएगा, तब भी तो ऐसे कट करेगा, तब भी ट्रायंगल बनेगा। बना के देखियो, बनेगा। समझ गए सारे वाली बात? सब समझ गए अच्छे से? पक्का समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अब आगे लिखो, आगे लिखो। लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी क्या, जब भी कभी 2 लाइंस होगी तो उनका ग्राफ 3 तरीके से बनता है, या तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो लाइंस पैरेलल होंगी, या वो लाइन क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी। अब ना मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से। एक तरीका तो ये होता है कि हम चेक करके बता दें, दोनों का ग्राफ बना लो, दोनों का क्या कर लो, ग्राफ बना लो, और पता लग जाए कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है, या कोइंसिडेंट बन रहा है। एक तो ये तरीका है। एक तरीका और देखो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा तो इसका मतलब होता है हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। तो पहली वाली इक्वेशन मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म यही होती है। और मान लो दूसरी वाली क्या है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। अच्छा, ये abc क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने 3 चीजें निकालनी है। पहला आपने फाइंड करना है a1 अपॉन a2, एक तो ये फाइंड करना है। अगला आपने फाइंड करना है b1 अपॉन b2, और अगला आपने फाइंड करना है c1 अपॉन c2। ये 3 चीजें आपने फाइंड करनी है, समझ गए? और कंडीशन लिखो, पहली कंडीशन क्या होती है? वो पहली है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2। समझना, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है
तो उस केस में जो शेप बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, उसमें जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्ट। उस केस में जो लाइनें बनेंगी वो कैसे बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ गए? बात समझ में आ गई? अच्छा, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उस टाइम बताना कॉमन सॉल्यूशन कितने होते हैं? एक होता है। तो क्या लिखते हैं इस केस में? बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? सॉल्यूशन को बेटा हम ऐसे भी लिख देते शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा लिख लो। चलो अगला, और क्या होगा? कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट। और इस वाले केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। पहला केस समझ में आ गया? आ गया अच्छे से? अच्छा, दूसरा केस होता है क्या? मान लो आपका a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के। इफ a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ गया? b1/b2। तो उस केस में, और मान लो c1/c2 क्या हो गया? इक्वल नहीं आया। पहले दो तो इक्वल आ गए, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आया। इस वाले केस में बच्चों क्या होता है? लाइंस बनती हैं पैरेलल। पैरेलल लाइंस। समझ गए? कैसे बनती हैं? पैरेलल लाइंस। दूसरी बात, जब लाइंस पैरेलल बनती हैं तो कुछ कॉमन पॉइंट होते क्या? नहीं। तो इस वाले केस में क्या होता था? नो सॉल्यूशन। चलो, और थर्ड केस, जब भी कभी क्या होता था? लाइंस पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन नहीं होता। उस केस में क्या होता था? सिस्टम इनकंसिस्टेंट। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, और क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत बच्चों? सबको समझ में आ गया? आगे चलो, थर्ड केस थर्ड में क्या होता है? इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये तीनों केस हो गए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या होता है? जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है? और उसके बाद जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो उस टाइम सॉल्यूशन कितने होते हैं? हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये हमने देखा था, बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगला, और इस केस में क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, और क्या होता है? डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। समझ गए? बात सारी समझ में आ गई? एक बार इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब होगा क्या? मैं आपको दो लाइंस दे रहा हूं और आपने बिना ग्राफ ड्रॉ किए, मतलब सिर्फ इन्हीं के यूज करके, कोफिशिएंट्स को यूज करके आपने बताना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा। इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट। तो आपके पास जो लाइन है वो है ये, बताओ। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, और अगली है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। चेक करो कि लाइंस कैसे बनेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और अगली है 3x, क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग। कर लो सारे एक बार। हाँ, सॉल्व कर लो। देखो बच्चा, इसमें ना ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, बिना ग्राफ ड्रॉ करे मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन का यूज करके बताना है कि लाइन कैसे बनेगी। अब देखो, जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले जब भी कभी लाइन आए ना, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। कैसे करोगे? सी इस तरफ होना चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकता हूं उसको। अच्छा, इसे बताना कैसे लिख सकता हूं? 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, सबसे पहले यहां पर इनकी वैल्यू लिख लो एक बारी। यहां बताना a1 की वैल्यू कितनी है? 2। b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? और c1 की वैल्यू कितनी है? -5। अच्छा, a2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 3। b2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 4। और c2 की वैल्यू बताओ कितनी है? -2। ये बात सबको समझ में आई?
अब मुझे क्या निकालना होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। पहले क्या निकालो, a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 तो कितना आ गया, 2/3, ये निकाल दिया। अब निकालो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 निकालो तो कितना आ गया, -3/4। क्या ये दोनों इक्वल है? जब ये दोनों इक्वल आए तभी c1 अपॉन c2 निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना। बात समझ में आ गई? जब ये दोनों इक्वल ही नहीं आए तो ये तो पहला वाला केस हो गया। अब सिंपल लिखेंगे, सिंस ऐसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। समझ गए? क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग लाइन्स। समझ गए? अच्छा, आपसे पूछता इस केस में सॉल्यूशन कितने होंगे तो क्या बोलते हैं, यूनिक, यानी वन सॉल्यूशन। अच्छा, आपसे पूछता कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो क्या होता, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। सबको समझ में आ गई बात ये वाली? पक्का आ गया? कैसे करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना है एक बार, अभी सबने नोट कर लिया चीज है ना, इसको हटा दूं। चलो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, और अगला है -6x प्लस 8y, और ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। ये बताओ इसकी लाइंस कैसे बनेंगी, इन दो इक्वेशन की लाइन कैसे बनेगी, करो। देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले इसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये तुम्हारी क्या हो गई, -6x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। समझ गए? ये बात सबको समझ में आ गई? ये तो ऑलरेडी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, बोलो 3, b1 की कितनी है, b1 की -6 कैसे हो गई, -4, और c1 की कितनी है, अच्छा a2 की कितनी है, b2 की कितनी है, 8, c2 की कितनी है। अब पहले क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, 3 अपॉन -6 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, -2। अगली बार निकालूंगा, ओ सॉरी -1/2, है ना, ये तो बचेगा। b1 अपॉन b2 निकाला, -4 अपॉन 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? अब निकालेंगे c1/c2, c1/c2, तो c1 कितना था, -5, c2 कितना था, -9, कैंसिल हो कितना बच गया, 5/9। क्या अब ये किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाला केस। ये दो तो इक्वल है बट इसकी इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर लाइंस कौन सी बनेंगी, पैरेलल लाइंस। सही है? अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। एक और करो यार, अगला है अगला है 2x इज इक्वल टू y -3, और अगला है 2x इज इक्वल टू y -3, और वो है 10x इज इक्वल टू 10x माइनस 5y इक्वल्स टू -15। चेक करो कैसे बनेगी। हाँ जी, सबका हो गया? अच्छा भाई चलो चेक, अच्छा कैसी बन रही है, सबकी बन रही है। चलो चेक करते हैं एक बार, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, तो इसे कर लेते हैं पहले।
2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सबको इधर ले गया। अगली बार इसको भी इधर ले जाओ, 10x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, समझ गए। अच्छा अब मुझे बताओ a1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा a2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू कितनी है 15। समझ गए, सारे समझ गए। अब पहले क्या निकालेंगे, a1 बाय a2, a1 बाय a2 कितना आ गया 2 बाय 10, दैट इज 1 बाय 5। अगली बार निकाला b1 बाय b2 कितना -1 अपॉन -5 कितना 1 बाय 5। क्या ये दोनों इक्वल आए, तभी क्या निकालना है c1 बाय c2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो c1 बाय c2 नहीं निकालना। 3 बाय 15 दैट इज 1 बाय 5। समझ गए, सारे इक्वल आ गए। अब लिखेंगे सिंस a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। बात समझ में आ गई। और जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगला क्या होता था, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। अब क्लियर हो गया सबको। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आता तेरे कुछ ना कुछ गलती करी होगी शायद, इसलिए आएगा। अच्छा एक और मुझे करके दिखाना एक बारी, ये रहा आपकी बुक से लेते हैं एनसीईआरटी से। 3 बाय 2x प्लस 5 बाय 3y इक्वल्स टू 7, और अगला है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये दो चीजें करो एक बारी, करो सॉल्व इसको। देखो भाई सबसे पहले, अच्छा अब ना इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे ही कर लो या इसका एलसीएम ले लो। चलो अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, वरना आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करा, 3 बाय 2x प्लस 5 बाय 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सही है, बात समझ में आ गई। ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर a1 ही हो गया, b1 ही हो गया और c1 ही हो गया। या आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये और सिंपल हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एलसीएम लेके दिखाऊं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। ये ऊपर चला जाएगा, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0, और सिंपल हो गया। बट हम लोग ना ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा खतरों के खिलाड़ी बनते हैं यार। ठीक है भाई, सिंपल वाले तो बहुत कर लिए। अच्छा इसको इधर ले आओ, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब बताओ a1 कितना है, 3 बाय 2, b1 कितना है, c1 कितना है, अच्छा a2 कितना है 9, b2 कितना है और c2 कितना है। सही है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब क्या निकालेंगे, a1 बाय a2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a1 बाय a2 कितना आएगा, 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। समझ गए। तो अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है। अच्छा इसके नीचे कुछ लिए तो क्या है 1 है ना, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 9, तो 3 3 जा 9, 1 बाय 6 आया। अगला b1 बाय b2, b1 कितना था 5 अपॉन 3 अपॉन कितना था -10। सही है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्या हो जाएगा ये 5 बाई 3 इंटू 1 अपॉन -10, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1 बाय -6 या -1 बाय 6। बात सेम है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो c1 अपॉन c2 निकालेंगे नहीं, सिंपल लिखेंगे क्या, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो देयरफॉर कैसी बनेगी,
इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसी बनेंगी बच्चों? इंटरसेक्टिंग। अच्छा, अगर पूछता सॉल्यूशन कितने आता हूं? यूनिक। अच्छा, और इसके बाद क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई सबको? तो अब आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। एक तरीका तो क्या, आप ग्राफ बना के देख सकते हो कि लाइनें कैसे बनेंगी, और एक तरीका क्या है, बिना ग्राफ करे सिंपल A1 B1 C1 इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी बता सकते हो कि ग्राफ कैसे बनेंगे। ये सबको समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं बेटा आगे। अच्छा, अब आगे चलने से आगे चलते वक्त मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दे। देखो ये क्वेश्चन आप सिंपल कभी वाइवा के अंदर पूछ लेगा, या सीधा कोई मैम कभी कभार क्लास में पूछ लेगी। मैंने है ना आपके सामने एक इक्वेशन लिखी यार, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये मैंने बोला एक लाइन की इक्वेशन है, सबको पता है एक लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, मैंने आपको बोल दिया एक लाइन की इक्वेशन लिखो। मैंने क्या बोल दिया आपको? एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इसके साथ क्या हो? इंटरसेक्टिंग। कुछ बात समझ में आई? राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग विद द गिवन लाइन। क्या आप लोग लिख सकते हो यार? एक बार सोच लो सारे, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक लाइन है, मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ क्या हो? इंटरसेक्टिंग। जरा लिखो एक बारी, करो। चलो भाई, हाँ भाई, क्या लिखी थी आपने? अच्छा, एक बच्चे ने लिखी इक्वेशन क्या? 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। चेक करते हैं क्या ये और ये इंटरसेक्टिंग है। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 2/3। B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है? 1/3। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इंटरसेक्टिंग है। बात समझ में आ गई? यही तो होना चाहिए, यही तो लॉजिक है। मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें क्या हो जाए? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? B1 अपॉन B2। कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, किसी और ने लिखी क्या? बता क्या लिखी है? अच्छा, एक बच्चे ने और लिखे क्या? 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते हैं एक बारी। A1 अपॉन A2 निकालना कितना आ रहा है? 2/3। B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है? 1/4। दोनों इक्वल नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, किसी और ने लिखी है क्या? बता। चलो, एक और बच्ची ने लिखी है 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 2/3। B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है? 1/5। दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इक्वल नहीं है, तो क्या ये भी क्या है? इंटरसेक्टिंग है। बात सबको समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? पक्का। तो इस तरीके से मुझे क्या लिखनी थी? एक इक्वेशन लिखनी थी। अब मैं बताता हूं, ठीक है? चलो, कैसे लिखनी है? जैसे कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया कि मुझे ना ये कुछ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे कंडीशन क्या बन जाए? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। एक तरीका और देख लो। देखो भैया, आपने एक इक्वेशन लिखनी है, आपको पता है x और y तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ना? x प्लस वाई, यहां पे जो तुम्हारा मन है वो लिख लो। मैं बात कर रहा हूं किसकी? इंटरसेक्टिंग की। चलो लिख लिया मैंने, 5 लिख लिया। कुछ भी लिख लो, जो तुम्हारा मन है वो लिख लो यार, क्या दिक्कत है? लिख लिया। अब ना मुझे ध्यान से देखो, ऐसे दो नंबर लेने हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। एक बार चेक कर लो इसको ही। करूं 2/1। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 2/1 आ रहा है, ठीक है भाई। और B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है? 1/1। तो दैट इज 1 आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। तो एक तरीका तो यह कि सिंपल एक इक्वेशन लिख लो। मान लो कोई बच्चा ये लिख देता गलती से 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये लिख देता। मान लो उसने लिख दी। अभी निकालना A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 2/4। कितना आ गया? 1/2। और B1/B2 कितना आ रहा है? 1/2। यही आ रहा है। हद से मान लो गलती से आपने लिख दिया और आपका ये आंसर आ गया, है ना भाई? लिख के चेक तो करोगे ना, तो है ना, लिख के चेक तो करोगे कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आ क्या रहा है। अगर मान लो गलती से ये आ जाए तो इससे क्या हो गया? जबकि हमारा आना क्या चाहिए था? ये दोनों अलग अलग। थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लो तो इसका मतलब ये तो नहीं होगी, किसी भी एक को चेंज कर दो, पर टू का मल्टीपल मत लिखना, या बस 2 मत लिखना, कुछ भी लिख दो। 1 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, बस 2 मत लिखना। बात समझ में आ गई? जब भी आपने एक रैंडमली इक्वेशन लिखी, पहले अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा था? B1 अपॉन B2, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना भाई? मान लो बाई चांस क्या हुआ, तुम्हारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया,
तो किसी भी एक को हटा के कोई दूसरा नंबर डाल दो। जैसे मैंने B2 की जगह डाल दिया 3, तो ये कितना आ गया 3, चेक कर लो, इक्वल नहीं आ रहा, है ना। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और लिखता हूं, ये 2x प्लस y थी, मैंने आगे चलो 2x ही लिख दिया, आगे मैंने क्या लिख दिया 2x। ये आसान तरीका है। a1/a2 कितना आ रहा है 1, अब b1/b2 1 नहीं आना चाहिए बस। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 था ना, तो b1/b2 1 कब आएगा, जब 1 अपन क्या होगा 1, तो 1 मत लगाओ, कुछ भी लगा दो 1 के ला, 2y = 3, बात खत्म। आई बात समझ में। जैसे मैं तुम्हें एक और लिख के दिखाता हूं, मैंने बोला 3x माइनस, एक लाइन है 3x माइनस 4y = 2। मैंने बोला एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इसके साथ क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो पहला वाला एज इट इज लिख दो 3x, ये आसान तरीका लिख दिया। अब a1/a2 कितना आ रहा है 1, तो b1/b2 1 नहीं आना चाहिए, तो मुझे यहां पर 4 नहीं लिखना, कुछ और लिख दो, चलो +2 लिख दो। बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में अब अच्छे से आ गई, पक्का फुल पावर आ गई, अच्छे से आ गई। अब इस तरीके से लिख सकते हो ना, पक्का। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन है भाई, ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है आपके पास एक लाइन की इक्वेशन। मैंने बोला एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इसके साथ पैरेलल हो, जो क्या हो इसके साथ पैरेलल। तो अब क्या करोगे, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बताना, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सोचो एक बार कैसे लिखोगे, सोचो एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो क्या हो इसके साथ पैरेलल। सोचो 2x + y = 5। अच्छा एक बच्ची ने लिख दी भाई क्या 2x + y = 5। पहले अपने आंसर बोल दो मेरे को। 4x + 2y = 4। एक बच्चे ने लिख दी 4x + 2y = 4। ओके, और कोई 6x + 3y क्या 2x + y -9। चलो और कुछ नहीं, कोई लिखिए 3x + 2 = 2y ना, = चलो बस इतनी ले लेते हैं, है ना। चलो इसकी चेक करते हैं भाई, a1/a2 कितना था 1। अब याद कर लो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस बच्चे ने लिखी a1/a2 कितना आ रहा है 1, b1/b2 कितना आएगा 1, और c1/c2 निकालो 1 नहीं आएगा, है ना। बात समझ में आ गई। तो इस बच्चे की सही है, दिमाग सही लगाया इसने। अगला इसकी चेक करते हैं, a1/a2 कितना आ रहा है 1/2, b1/b2 कितना आ रहा है 1/2, c1/c2 देखे 3/4 आएगा, करके देख लो कितना आएगा 3/4। तो भाई इसका भी आंसर ठीक है ना। अगला इस बच्ची का a1/a2 1, b1/b2 कितना आ रहा है 1, और ये c1/c2 ये इधर जाएगा -3 हो जाएगा, -3/-9 कितना 1/3, तो वो 1 नहीं आ रहा, तो इसका भी ठीक है। अगला वाला a1/a2 2/3, ये तो भाई ये जिस बच्चे ने लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि इसमें देखो a1/a2 कितना आ रहा है 2/3, और b1/b2 कितना आ रहा है 1/2। इसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी लाइनें बनेंगी, इंटरसेक्ट। बात समझ में आ गई। तो ये तो गलत हो गया ना। अब इसका एक आसान तरीका बताऊं, चलो जब भी कभी आपको क्या लिखनी हो बच्चों, पैरेलल लाइंस लिखनी हो, ये तरीका याद रख लो बस। क्या करना है, एक नंबर बोल दो जो तुम्हें सबसे प्यारा है 7। भाई इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, 7 2 14x, 7 × y 7y। यहां पर कुछ और लिख दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 लिख दो, बस बात करो। पैरेलल लाइंस समझ गए, बात समझ में आ गई, पक्का आ गई। जैसे मैंने बोला एक लाइन की इक्वेशन है 3x - 2y + 2 = 0। एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इसके पैरेलल है। एक नंबर सोच लो लाइक 3, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 9x - 6y। इसे नहीं करना, यहां 5 लिख दो। मतलब ये सबको, जैसे इनको 3 से करा है तो इसको 3 से नहीं करना मल्टीप्लाई, क्या किसी और से कर दो, है ना। बात समझ में आ गई, पक्का आ गई, अच्छे तरीके से लिखना आ गया। तो अगर मैं आपको कोई भी लाइन दूं तो आप उसके पैरेलल कोई लाइन लिख सकते हो, पक्का। चलो अगला, एक मिनट। तो तुम्हें अब एक ध्यान से देखो, तुम्हें इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी आ गई,
तुम्हें क्या लिखनी आ गई? पैरेलल लाइन। सबको लिखनी आ गई? अच्छा एक चीज और, अगली लाइन कौन सी होती है बेटा? कोइंसिडेंट। जरा ध्यान देना, कोइंसिडेंट में क्या करना होता है आपको पता है क्या हो जाता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब मैंने आपको बोला ये लाइन ने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब मैंने बोल दिया एक लाइन लिखो जो इसके साथ कोइंसिडेंट हो। लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? कोई एक बताओ। हाँ बस सिंपल, कोई एक नंबर सोच लो। सोच लिया? और इन सब को, इस पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 2 से कर दो। समझ गए? तो कितना आ गया? 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो अगला। मैंने बोला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। एक लाइन की इक्वेशन लिखो, एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इसके पैरेलल है। तो क्या करूंगा? इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कोई नंबर सोच लो। चलो 3 से कर देते इस बारी, पहले 2 से किया था ना, इस बार 3 से कर देते हैं। 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 21। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें पैरेलल लाइन लिखनी आ गई। पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है कि इस गिवन इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बात करो। पक्का समझ में आ गया? अच्छा मैं आपसे बोलूं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, जरा ध्यान से सोचना। मैंने बोल दिया इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइनें होंगी? इनफाइनाइट। सबको पता है? अब मैं आपको बोल दूं उन सभी की इक्वेशन लिख के दिखाओ। क्या लिख सकते हो? अब अरे सर क्या बोल रहे हैं, हम तो मर जाएंगे। अगर लिख सकते हैं तो लिख के दिखा। हाँ कुछ इस टाइप से। क्या लिख सकते हो? क्या सोचो एक बारी, सोचो। चलो वैसे आप, चलो मैं बता ही देता हूं। अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक इक्वेशन आएगी जो इसके पैरेलल होगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन आएगी जो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। सिमिलरली इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगी? इक्वेशन आएगी जो इसके पैरेलल होगी। इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमेशा एक इक्वेशन आएगी जो क्या होगी? इसके पैरेलल। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं एक कांस्टेंट है के उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक कांस्टेंट है के क्या कर दिया? उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब के क्या है? एक कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है के, है ना भाई? तो अब के की वैल्यू एक बार 1 रखो, ये आ जाएगी, इसकी कोइंसिडेंट होगी। एक बार 2 रखोगे, एक लाइन आएगी, इसके पैरेलल होगी। एक बार 3 रखोगे, एक लाइन आएगी, इसके पैरेलल होगी। जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हर बार एक नई लाइन आएगी, बट वो इसके पैरेलल होगी क्या? सोचो, होगी ना भाई? अगर के, हाँ बोल, सभी को लोगे देखना बेटा के। अच्छा मैंने सॉरी बेटा, मैं बात कर रहा हूँ कोइंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। राइट ऑल द लाइंस विच आर कोइंसिडेंट विद द गिवन लाइन। सॉरी मैंने पैरेलल बोल दिया गलती से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोइंसिडेंट की। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक लाइन आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी कांस्टेंट होगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी कोइंसिडेंट होगी, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी कोइंसिडेंट। तो यहां पर हर बार एक नया नंबर आएगा, पर जब भी कोई नया नंबर आएगा तो एक नई लाइन आएगी, बट वो लाइन कैसी होगी? इसके कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? के क्या हो सकता है? दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। बस इतना लिखने के बाद एक लाइन लिख देना, वेयर के इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। बेटा नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए बस। शायद मैंने एक बार तुम्हें वहां पे नॉन जीरो नहीं लिखवाया था, वहां करेक्ट कर लेना, नॉन जीरो होना चाहिए। वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ये नॉन जीरो रियल नंबर है ना। जीरो हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना कहानी, तो जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? ये उन सभी लाइन की इक्वेशन आ गई जो इसके साथ कोइंसिडेंट है। ये बेटा एमसीक्यू में आ सकता है, पहचान लोगे ना? वैसे भी पहचान लोगे, a1/a2 करके, b1/b2 करके, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल द लाइंस विच आर कोइंसिडेंट विद इट। तो इस टाइप से वहां पर क्या होगा? के या कोई और कांस्टेंट लगाओ, कोई और अल्फाबेट लगाओगा। ये बात सबको समझ में आ गई आज की? अच्छा एक तुम्हारा ना आज एक तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मैंने तुम्हें क्या बोला? एक लाइन की इक्वेशन दी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, ये दे दी। ये एक लाइन है, समझ गए? अब ऐसे कितनी लाइन होंगी जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग होंगी? इनफाइनाइट होंगी। तो मुझे क्या करना है? उन सभी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बात समझ में आ गई? अभी आपने सोचना है कैसे लिखनी है। राइट
इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग विद द गिवन लाइन। लिख लो, राइट इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, write equation of all lines which are intersecting with the given lines। आपने उन सभी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय। ओ भाई आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।